हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हर्ष एक और खूबसूरत सी क्लास लेके आपके सामने आया हूँ। बिजनेस स्टडीज़ की एक क्लास है, स्टाफिंग चैप्टर का नाम है। सीरीज चल रही है वन शॉट रिवीजन और 40-45 मिनट्स में आपको ये पूरा स्टाफिंग का चैप्टर आज कवर करवाने की कोशिश करूँगा। तो काफ़ी खूबसूरत सी क्लास होने वाली है, काफ़ी प्यारी सी क्लास होने वाली है, जहाँ पर आपको पूरा स्टाफिंग चैप्टर, जो कि काफ़ी लेंदी चैप्टर है, वो पूरा कवर करने की कोशिश होगी। वन शॉट रिवीजन आपका यहाँ पे होगा। तो भाई सबसे पहले अपनी क्लास को शुरू करते हैं प्यारे से कोट के साथ। कोट का नाम है इफ यू आर गोइंग टू ट्राई गो ऑल द वे, अदरवाइज डोंट इवन स्टार्ट। अगर आप किसी चीज को ट्राई कर रहे हो, अगर आप किसी चीज की शुरुआत कर रहे हो, तो हर वो मुमकिन प्रयास कीजिए जो आपको सफल बनाए, ठीक है ना। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपना 100% नहीं दे सकते हैं, 200% नहीं दे सकते हैं ना, तो फिर उस काम को आप बच्चों स्टार्ट ही मत करो, चाहे वो काम कोई भी हो। आपकी पढ़ाई है, अगर आपने CUT का पेपर क्रैक करने का सोचा है, तो हर वो मुमकिन प्रयास कीजिए, हर वो पॉसिबल काम कीजिए, ठीक है ना, जिससे आपका CUT का पेपर क्रैक होने के चांसेस 100% हो जाएं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो आज ही अपने इस प्लान को ड्रॉप कर दें। अपना पूरा 100% देने की कोशिश आपको यहां पे रखनी है। रिजल्ट इनफैक्ट चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आपका एडमिशन कहीं भी हो, ठीक है, हो सकता है आपके मनपसंद कॉलेज में भी हो जाए, लेकिन आपको अपने अंदर से सुकून होना चाहिए कि हाँ, मैंने अपना 100% एफर्ट्स इस पेपर में डाला था, ठीक है। तो बिना देर किए अपनी स्टाफिंग की क्लास आज से शुरू करते हैं। और सबसे पहले भाई, ये स्टाफिंग होता क्या है? देखो यार, हम लोग वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं। हम लोगों ने शुरुआत से पढ़ना शुरू किया, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, जिसमें टेलर और फेयोल के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, फिर हमने प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, एंड देन 5 फंक्शंस में से एक तीसरा फंक्शन है आपका स्टाफिंग। भैया देखो, प्लानिंग में आपने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग में आपने अपना ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिसाइड कर लिया, फंक्शनल होगा, डिविजनल होगा, फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल होगा, और अब स्टाफिंग में आपको पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लोगों की जरूरत यहां पे पड़ने वाली है। बिना लोगों के कोई भी काम संभव नहीं है। अगर आप चाहें कि आप हर काम अकेले कर लें, मतलब अगर मैनेजर चाहे कि भैया मैं तो हर काम अकेले कर लूंगा, मैं बहुत ज्यादा काबिल इंसान हूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो भाई स्टाफिंग से शुरू करते हैं। स्टाफिंग का मतलब यह होता है कि सही लोगों को सही समय पे सही जॉब पे रखना, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ राइट टाइप ऑफ पीपल एट राइट प्लेस एट राइट वर्क एंड एट द राइट टाइम। सही समय पे उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना और वो सही समय पे अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करें, ठीक है। ये भी इंश्योर करने का काम किसका है? इस स्टाफिंग के फंक्शन का है, ठीक है। तो भाई स्टाफिंग मींस अपॉइंटिंग कॉम्पिटेंट पर्सन्स। Staffing means appointing competent persons according to the importance of the post in the organization। कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, कैसी उस ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट खाली है, उस हिसाब से सबसे कॉम्पिटेंट इंसान को लेके आने का एम हमारा स्टाफिंग में होगा, ठीक है। इट मींस दैट मोर कैपेबल पर्सन्स आर अपॉइंटेड ऑन मोर इंपॉर्टेंट पोस्ट। जितनी ज्यादा काबिलियत उतनी अच्छी पोस्ट मिलेगी, उतना अच्छा पैसा मिलेगा। थोड़ी काबिलियत कम है तो कोई बात नहीं, नौकरी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी कम मतलब थोड़ी नीचे वाली पोस्ट पे मिल जाएगी, लेकिन मिलेगी। आपकी काबिलियत, आपकी स्किल, आपके टैलेंट के हिसाब से आपको जॉब मिल जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि अपने स्किल्स पे काम करो। अगर आप गाना बहुत अच्छा गाते हो तो भैया, तो फिर ऐसा गाना गाओ कि आपके उस एरिया में जहां पे भी आप काम कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अरिजीत सिंह का एग्जांपल आप ले लीजिए, तो नंबर ऑफ सॉन्ग्स उसने गाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उस समय पे अरिजीत सिंह ही ऐसा बंदा था जो मतलब सैड सॉन्ग भी गा रहा था और इमोशनल गाने भी गा रहा था और पार्टी वाले गाने भी गा रहा था। तो अरिजीत सिंह ने अपने स्किल को कुछ इस तरीके से डेवलप किया कि उस समय पे बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई भी और ऐसा सिंगर नहीं था, और था भी तो उस मुकाम तक सिर्फ अरिजीत सिंह पहुंच पाए। अभी ये जो 20s के जो साल, ये 5-6 साल बीते, वहां पे अरिजीत सिंह का काफी नाम उठा। तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको अपने स्किल पे काम करना है, ताकि आपको सबसे अच्छी पोस्ट, सबसे अच्छी डेसिग्नेशन मिले। अच्छा, ठीक है। अब यहां पे एक छोटा सा प्रोसेस मैंने लिख दिया है, 5-6 पॉइंट लिखे हुए हैं, जो कि हमको चीजें अभी स्टाफिंग में पढ़नी है। मतलब ये बता दे रहा हूं कि आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले 40-45 मिनट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। भाई हम लोग पढ़ने वाले हैं रिक्रूटमेंट के बारे में, पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन के बारे में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रमोशन, ट्रांसफर, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको एक रफ आइडिया मिल गया कि सर स्टाफिंग में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो भाई ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग। भैया स्टाफिंग है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ फीचर्स होते हैं, ठीक है। क्या है वो फीचर्स? देखो सबसे पहली बात, प्लानिंग आप जब कर रहे थे तो प्लानिंग में आपने पढ़ा कि भैया प्लानिंग होती है फ्यूचरिस्टिक, ठीक है सर। प्लानिंग क्या होती है सर? प्लानिंग होती है फ्यूचरिस्टिक, फ्यूचर की बात करते हैं। लेकिन स्टाफिंग में भैया लोगों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? लोगों की, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। ह्यूमन बींग्स को अपॉइंट करना है, ट्रेन करना है, डेवलप करना है, बहुत अच्छी बात है। सेपरेट मैनेजरियल फंक्शन, ठीक है, इसको मैनेजरियल फंक्शन में से एक रखा गया, लेकिन ये सबसे यूनिक है क्योंकि ये लोगों को रखने की, लोगों से काम निकलवाने की, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है, प्रमोशन ट्रांसफर की बात कर रहा है, सिलेक्शन रिक्रूटमेंट की बात कर रहा है। मतलब कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को कहीं ना कहीं अचीव करने की पूरी बात कर रहा है स्टाफिंग। आगे देखते हैं, एसेंशियल एट ऑल मैनेजरियल फंक्शन। देखो भैया किसी भी कंपनी में चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल हो, चाहे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, लोग तो काम करेंगे। हाँ ये अलग बात है कि वो अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम करेंगे। अब मेरी कंपनी है तो मैं ऑब्वियस सी बात है मैं उस कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, मतलब कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में आऊंगा। अब मैं किसी मैनेजर को रखूंगा तो वो मिडिल लेवल में आएगा, उसके नीचे कोई और फंक्शनल फोरमैन आएगा तो वो लोअर लेवल में आएगा, और कोई एम्प्लॉय वर्कर काम कर रहा होगा जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में होगा वो बिल्कुल वर्कर की कैटेगरी में आएगा। तो भैया हर मैनेजरियल फंक्शन पे लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने ज्यादा कैपेबल लोगों को अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखना है। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं, रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा आप नोट्स देख रहे हैं, नोट्स बिल्कुल हमारे क्रक्स हैं, मतलब बिल्कुल हमने डिटेल में नहीं जा रहे हैं, डिटेल में आपको समझा दे रहा हूं, बट जो आपको पॉइंट पेपर में याद होने चाहिए वो ये है आपके सामने। देखो क्योंकि सीयूईटी में आएंगे एमसीक्यू, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स को याद रखना, कंसेप्ट को समझना, ना कि बारीकी से एक एक लाइन को हम पढ़ें, ठीक है। हमें कंसेप्ट आना चाहिए कि हाँ भाई स्टाफिंग में ये चीजें होती हैं, प्रमोशन और ट्रांसफर में ये डिफरेंस है, तो वो अपने को पढ़ना है, अपने को बहुत डिटेल में सीयूटी में एमसीक्यू के लिए आना चाहिए, कंसेप्ट पता होना चाहिए, लेकिन लाइन बाय लाइन याद ना भी हो तो अपना काम चलेगा, ठीक है। तो रिलेटेड टू सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, भैया देखो लोगों को रखना, कई बार हम ये कहते हैं ना, अभी मैं सुन रहा था अक्षय कुमार जी को सुन रहा था। अक्षय कुमार आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, तो बॉलीवुड सेलिब्रिटी होने के नाते अक्षय कुमार ये कह रहे थे कि यार एक इंटरव्यू में कि मेरे जैसे मुझसे बहुत टैलेंटेड लोग आज भी उन लाइनों में खड़े हुए हैं जहां पे कभी मैं खड़ा हुआ करता था। मतलब वो मेरे से भी ज्यादा टैलेंटेड है, उनकी कॉमेडी टाइमिंग मेरे से बेटर है, वो डांस मेरे से अच्छा करते हैं, उनकी एक्टिंग मेरे से बेटर है, तो मेरे साथ कहीं ना कहीं लक ने भी काम किया। एक तो उन्होंने ये कहा, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं, ठीक है। और मैंने कई बिजनेसमैन के इंटरव्यू भी सुने हैं, जब उनसे पूछा गया कि भैया अगर आप ये बिजनेस ना कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, तो उन्होंने कहा सर मैं बिजनेस सिर्फ इस वजह से कर रहा हूं, मतलब अपना प्रॉफिट तो है ही है, मैं इंडिया में बाकी लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकूं। जैसे आपने देखा होगा भाई सबसे बड़े एम्प्लॉयर कौन है, सबसे बड़े एम्प्लॉयर हमारे इंडिया में कौन है, सबसे बड़े एम्प्लॉयर आ जाते हैं रेलवे, ठीक है। रेलवे बहुत बड़ा एम्प्लॉयर है, लगभग 14-15 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। फिर आता है टाटा, इन्फोसिस, विप्रो, ये सारी कंपनियां बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, जो कि कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो पूरी कर रही है। भाई अगर आप ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे, लोग इंडिया के पैसा कमाएंगे, तो आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पे बच्चों पूरी हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी काम है। अच्छा एक बात और, आपको वर्कर को सिर्फ पैसा नहीं देना है, आपको वर्कर का ख्याल भी रखना है। अब आप पूछेंगे सर क्या ख्याल क्या रखना है, उसको क्या मतलब उसको क्या करना है उसके साथ, तो आपको वर्कर के साथ उसको बेटर मतलब बेटर वर्किंग कंडीशंस देनी है, उसके वर्किंग आवर्स का ध्यान रखना है, उसकी तबीयत का ध्यान रखना है। भैया ऐसा नहीं कि उसको बुखार है तुम उससे काम करवाए जा रहे हो, उसको लीव वगैरह सैंक्शन करनी है, ठीक है, पूरा हिसाब किताब रखना है। अच्छा ये भी नहीं होना चाहिए कि भैया तबीयत खराब है तो 20 दिन से एब्सेंट है, भैया आओ, ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो 1-2 दिन की छुट्टी ले लो, रेस्ट कर लो, मतलब कि आपको ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने की स्किल आनी चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा आपको डेवलप करना है कि भाई आपके लोग पूरी पोटेंशियल से अपना काम कर सकें। फिर आता है इफेक्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो बच्चों, ठीक है, बड़ी दुख की बात है कि अभी हमारे मतलब हमारा जो भारत है वो दुख की क्या मैं कहूंगा कि एक दुख की बात है कि कोविड-19 हमारे भारत में आया, लेकिन सुख की बात यह है कि हम लोग उससे बहुत बेहतरीन तरीके से लड़े, ठीक है ना। तो कोविड-19 में आप देखो, कोविड-19 में देखो, आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में सुना होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया में छाया हुआ था कि बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को निकाल दे रही हैं, ठीक है। यहां तक कि मैंने यह भी सुना था कि जो ऐसे टीचर्स हैं जो ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जिनकी एज 50, 55, 60 के ऑलमोस्ट हो रही है, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाते हुए निकाल दिया, जिन्होंने देश के मतलब देश के भविष्य को बनाने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, ठीक है,
और उनको कुछ स्कूलों ने, कुछ कॉलेजेस ने निकाल दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो ऑनलाइन में कंफर्टेबल नहीं थे। ठीक है, तो भाई कहीं ना कहीं स्टाफिंग के ऊपर फर्क कोविड-19 का पड़ा। ठीक है ना, और जैसे ही कोविड-19 सही हुआ फिर बहुत से लोगों को हायर भी किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मतलब एक सिक्के के दोनों पहलू हैं, निकाला भी गया तो हायर भी किया गया। ठीक है, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्वायरमेंट का फर्क दद्दा पड़ता है, इन्वायरमेंट का फर्क पड़ जाता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे, जो हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब कंपनी के अंदर का इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा हो रहा है और कंपनी के बाहर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा होता है, इसका फर्क हमारी स्टाफिंग पे पड़ जाता है। हेंस प्रूव्ड कोविड-19 इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। ठीक है, कोविड-19 इसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है कि इन्वायरमेंट का फर्क दोस्तों पड़ता है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। भैया इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग अब वही है कि आपको ये इंपॉर्टेंस प्लानिंग की भी पढ़नी है, ऑर्गेनाइजिंग की भी पढ़नी है, स्टाफिंग की भी पढ़नी है, डायरेक्टिंग की भी पढ़नी है और कंट्रोलिंग की भी पढ़नी है। लेकिन कुछ पॉइंट भैया कॉमन होते हैं। कुछ पॉइंट कॉमन क्या है कि भैया सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ये याद कर लीजिए। ठीक है, ये हर फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, और एक तो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव कि आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। फिर भैया इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बनाए रखें, हर फंक्शन का काम है। अच्छा, और वेस्टेज नहीं करनी है रिसोर्सेज की, पैसों की, है ना, या अदर किसी भी चीज की हमें वेस्टेज नहीं करनी है, तो इस बात का खास ख्याल रखना है। आगे देखें, हेल्पफुल इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। भैया ऐसे लोगों को ढूंढ के लाओ जो थोड़े कॉम्पिटेंट हो, कुछ काम करें, कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, ऑर्गेनाइजेशन में बेटर करें और ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ाएं, अपने आप को भी आगे बढ़ाएं। कॉम्पिटेंट लोगों, ये नहीं कि आलसी लोगों को ले आए, बिल्कुल बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं करना चाहते हैं। बहुत से लोगों में ऐसी हरकत होती है। ठीक है, बहुत से लोग आपको दिखेंगे कॉम्पिटेंट लेकिन वो काम करने में इच्छुक नहीं होते हैं। उनसे सिर्फ जितना बोला जाता है वो उतना ही करना चाहते हैं। एक छोटी सी आपको कहानी भी सुनाना चाहूंगा यहाँ पे। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझ लें कि भाई इसमें आपने कई बार सुना होगा कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब गवर्नमेंट जॉब में भी बायोमेट्रिक लग गई है। वो कहते हैं यार गवर्नमेंट जॉब क्यों करनी है, क्योंकि छुट्टियां बहुत मिलती हैं, क्योंकि मौज की नौकरी है, जब जब मन करता है जाते हैं, जब मन करता है आते हैं। अच्छा, एक बात और, गवर्नमेंट स्कूल में कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है लेकिन पढ़ाना हर टीचर चाहता है। वजह, क्योंकि उसको काम ना करना पड़े, जाएगा सेठ बन के बैठ जाएगा, बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है, उसने ABCD पढ़ाई और अपने घर चलता बना, कोई उससे पूछने नहीं वाला, कोई उससे बताने नहीं वाला और कोई उसके छुट्टी का हिसाब किताब नहीं रख रहा है। तो लेकिन ये सोच सही नहीं है। हम गवर्नमेंट जॉब में हो, हम प्राइवेट जॉब में हो, अगर हम गवर्नमेंट जॉब में तो इसका मतलब हम सोसाइटी, मतलब हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों का काम करना ही भूल जाएं। ठीक है ना, जिस चीज के लिए हमको अपॉइंट किया गया कि भाई बच्चों को पढ़ाना है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का टीचर हो, उसका मेन काम है कि वो बच्चों को भविष्य को बनाए, पढ़ाए, चाहे वो बच्चा सरकारी स्कूल का हो चाहे प्राइवेट स्कूल का हो। तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप अपने अंदर, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में रहे, प्राइवेट जॉब में रहे, अपने वर्क को 100% दो। प्रोफेशनलिज्म आपके अंदर होना चाहिए कि भाई हमें पैसा मिल रहा है, हम पैसे के हिसाब से पूरा पूरा काम करेंगे जितना हमसे बन पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें छोटी सी कहानी ये है कि एक बहुत शॉर्ट स्टोरी है कि भाई एक लोग होते हैं, उनकी नाव होती है, समुद्र किनारे खड़ी होती है। ठीक है, नाव में कुछ रिपेयरिंग का वर्क चल रहा होता है। ठीक है, वर्क चलते चलते भैया ये होता है कि नाव में कुछ एक होल्स हैं, उन होल्स को वो बनवाने के लिए एक भैया कारपेंटर वगैरह को बुलाता है। वो कारपेंटर वगैरह उस पूरी नाव को डेंटिंग पेंटिंग कर देता है। फिर वो सोचता है कि यार थोड़ी मेरी नाव पुरानी भी हो गई है, लाओ चलो इसको पेंट करा लिया जाए, अच्छी दिखने लगेगी। एक पेंटर को बुलाता है पेंट कराने के लिए। ठीक है, तो पेंटर को जैसे ही बुलाया, अगले दिन उससे एक रात पहले उसके बच्चे जो होते हैं, है ना, तो मतलब पेंटर आ जाता है, उस समय पेंटर आ गया होता है। अब पेंटर अपना काम कर ही रहा होता है कि उसके बच्चे जो है ना, उसकी नाव लेके समुद्र में तैरने कह रहा हूं, मतलब सैर करने, घूमने टहलने निकल जाते हैं। ठीक है, अब निकल गए। अब जो है उसको ये जब उसको पता लगा कि मेरे बच्चे तो नाव लेके निकल गए, उसको याद आया कि नहीं यार, अभी एक होल कारपेंटर ने सही नहीं किया था। और उसके एकदम हाथ पांव ठंडे कि भैया ये तो हमारे बच्चे जो नाव लेके गए सब डूब के जो है ना, ये उसी समुद्र में समा जाएंगे, डूब जाएंगे सब। ठीक है, इनकी मौत जो है निश्चित, मतलब एकदम निश्चित है। लेकिन अगली सुबह देखता है कि उसके बच्चे जो है और किनारे में बैठ के रो रहा होता है, परेशान होता है, बिल्कुल एकदम मोटे मोटे आंसू बहा रहा होता है। ठीक है, उसके भाई जो बच्चे थे वो मतलब वो मान के बैठ गया था कि वो गए अब। लेकिन जब वो सुबह देखता है कि भाई मेरे बच्चे वापस आ रहे हैं,
ठीक है। तो उस पेंटर को याद करता है कि भैया, उस पेंटर के पास जाता है, उससे पूछता है भैया ये जो है मेरी नाव डूबी कैसे नहीं। तो पेंटर उससे कहता है कि सर आपने मुझे पेंट करने का काम दिया था, लेकिन जब मैंने देखा कि नाव में एक छोटा सा होल है, मैंने उस होल को रिपेयर कर दिया। हालांकि वो मेरा काम नहीं था और आपने मुझे उसके पैसे भी नहीं दिए, लेकिन मैंने उस होल को रिपेयर कर दिया। ठीक है। तो वो बहुत हाथ जोड़ के उससे मतलब थैंक यू बोलता है, कहता है कि अगर आपने वो होल छोटा सा रिपेयर ना किया होता, अगर आपने मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा ना किया होता, तो आज मेरे बच्चे बेचारे वापस ना आ पाते, आज वो उनकी मौत हो गई होती। ठीक है, वो इस दुनिया में ना रहते। अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा ना किया होता, भले आपको उसके पैसे नहीं मिलने, आप महान आदमी हैं, समझ रहे हैं। मतलब पैसा ना मिलने के बावजूद, क्योंकि भाई पेंटर को तो काम मिल रहा है पेंटिंग का और पैसा भी मिल रहा है पेंटिंग का, तो उसने जो एक्स्ट्रा काम किया, आज उसकी वजह से 2-4 बच्चों की लाइफ बच गई। कहीं ना कहीं आप ऐसे लोगों को लेके आए जो आपकी कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा करें, समझ रहे हो। कुछ एक्स्ट्रा से ही बात बनती है, कुछ एक्स्ट्रा से ही आप भीड़ से आगे निकलते हो, समझ रहे हो बात को। तो ये हो गया। तो भैया कॉम्पिटेंट पर्सन आप समझ गए होंगे। कॉम्पिटेंट कौन लोग होते हैं? कॉम्पिटेंट वो होते हैं जो अपने काम को चुनौतीपूर्वक करें और कंप्लीट काम करें, किसी काम को अधूरा ना छोड़ें। आगे आइए, हेल्पफुल इन बेटर परफॉर्मेंस। भैया इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी क्या हो जाए, बेटर हो जाए। आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाए, बेटर हो जाए। आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ी बेटर हो जाए। जहां आप हजार यूनिट प्रोड्यूस करते थे, अब आप 4000 यूनिट प्रोड्यूस करने लगे हैं। ठीक है, तो 1000 से भाई आपकी 4000 यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए। इसका मतलब आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, आपके लोग मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी को आगे बढ़ाने की पूरी पुरजोर कोशिश भी कर रहे हैं। आगे देखिए, हेल्पफुल इन कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल, तीसरा पॉइंट है हेल्पफुल इन कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। भैया देखो, सर्वाइवल चलता रहे। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया कि इंसान का भी पहला काम है और कंपनी का भी पहला काम है कि वो जिंदा रहे, सर्वाइव करता रहे इस टफ कंपटीशन में, इतने हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट में वो सर्वाइव करता रहे, यही उसका सबसे पहला काम है। तो भैया कॉन्टिन्यूअस सर्वाइवल, हमारा सर्वाइवल होता रहे एंड ग्रोथ, फिर सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट कमा लो और फिर ग्रोथ भी होती रहे। आगे देखिए, ह्यूमन रिसोर्स को सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में लेके नहीं आना है, उनसे बहुत सारा ढेर सारा काम भी लेना है, यूटिलाइजेशन करना है उनका, उनको खाली नहीं बैठने देना है। ये इंश्योर करना है कि अगर हम उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन दे रहे हैं तो हम उनसे ज्यादा से ज्यादा वर्क भी ले सकें और क्वालिटी वर्क भी ले सकें। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा काम निकलवाने के चक्कर में हम उनको लेथार्जिक बना दें, उनको आलसी बना दें। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। आगे देखें, हेल्पफुल इन इंप्रूविंग जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज। भैया मोरल बना रहे, ठीक है, मोरल एम्प्लॉयज का बना रहे। कई बार आपने देखा होगा मोरल अलग अलग तरीकों से बनता है। ठीक है, कई बार स्लोगन से मोरल भाई जो है बन जाता है। जैसे लीडर क्या करता है, जैसे कि भाई हमारे लीडर है तो उन्होंने नारे दे दिए कुछ, है ना, इनकलाब जिंदाबाद, मोरल हाई हो रहा है लोगों का, ये बार बार नारा कह के, या जय जवान जय किसान, दिल्ली चलो, इस तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कुछ भी। अब ये तो फ्रीडम वाले मतलब ये नारे हैं, ठीक है, ये स्लोगन्स हैं। ठीक है, और भी कई तरीके के मतलब मोरल बूस्टिंग के तरीके होते हैं जहां से आप लोगों का मोरल बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, हर कंपनी की अपनी एक टैगलाइन होती है, हर कंपनी का अपना एक मोटिवेशन रखने का एक तरीका होता है। तो भैया मोरल बढ़ता रहे, जॉब सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होती रहे। जॉब सेटिस्फैक्शन समझ रहे हैं, मैं अपनी जॉब में हूं, मैं अपनी जॉब से बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूं। ठीक है, मुझे जो काम चाहिए था मुझे वो मिला और मैं अब उसमें एक्सेल करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ और काम चाहिए था और मुझे कुछ और काम पकड़ा दिया गया, वहां पे भैया जॉब सेटिस्फैक्शन थोड़ा घुल मिल जाएगा। तो जॉब सेटिस्फैक्शन टोटल सेटिस्फैक्शन होता है जो एक बंदे को जॉब से मिलता है, चाहे वो आपका पैसा हो, भाई मेरे को पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा है, मेरा काम भी ठीक ठाक है, मेरे कलीग्स भी ठीक ठाक हैं, जो मेरा मैनेजमेंट है वो भी मेरी इज्जत करता है, मेरी बात सुनता है, मुझे इनिशिएटिव लेने पे हेल्प करता है, ये सारी चीजों से जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। तो ये हो गया आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। समझ गए थे बच्चे? अब आगे देखें। ठीक है, अब भैया एक टॉपिक आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस डायग्राम से आप उस पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करें। देखो स्टाफिंग क्या है बच्चों, स्टाफिंग एक छोटा सा कंसेप्ट है। देखो ये है स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग आपका देखो छोटे वाले सर्किल में बना हुआ है और आपका जो एचआरएम है वो बड़े मतलब बड़े सर्किल में, ये आपका एचआरएम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि स्टाफिंग जो है एचआरएम का एक छोटा सा पार्ट है। एचआरएम में और बहुत सारी चीजें आती हैं। एचआरएम का मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट।
ठीक है, स्टाफिंग में भाई लोगों को बुलाया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है, लेकिन एचआरएम में क्या होता है, आप अपने पूरे रिसोर्स को, पूरे ह्यूमन रिसोर्स को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हो। बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, जैसे भैया हमारी उनकी बेटर वर्किंग कंडीशन पे ध्यान देना होता है। ठीक है, बेटर वर्किंग पे ध्यान देना है, कंडीशन पे ध्यान देना है। इसके अलावा हमें उनकी हेल्थ पे ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा हमें उनकी अटेंडेंस को मॉनिटर करते रहना है। इसके अलावा हमें उनकी प्रोडक्टिविटी को मॉनिटर करते रहना है। तो भाई देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो एचआरएम में कवर होता है। ठीक है ना, तो एचआरएम इज अ वाइडर कंसेप्ट बट स्टाफिंग इज अ नैरोवर कंसेप्ट। स्टाफिंग एक छोटा कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए, चलो, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या लिखा हुआ है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू नर्चर एंड सपोर्टिंग एम्प्लॉइज एंड इंश्योरिंग अ पॉजिटिव वर्कप्लेस एनवायरनमेंट। पॉजिटिव वर्कप्लेस एनवायरनमेंट, समझ रहे हैं? आपका जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाए वर्कप्लेस का। ठीक है, अच्छा, शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई लेबर वेलफेयर स्टेज। ठीक है भाई, देखो पहले के जमाने में आप अभी ये पिक्चर देखिए 90s की, 70s की, 80s की। उस जमाने में कुछ पिक्चरें ऐसी भी हैं, जैसे है ना, आप मुझे मूवीज का नाम नहीं आता रहा, लेकिन मैं बताऊंगा, आप मतलब अगर याद आता है तो मैं जो है आपको बताता हूं। ठीक है, तो उस मूवीज में, कई मूवीज में ऐसा दिखाया गया कि लेबर यूनियन है ना, एक्टर उस लेबर यूनियन का लीडर है, वो कंपनी के खिलाफ लड़ रहा है। ठीक है, कंपनी के जो वो हैं, आप समझ रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा कंपनी आपके साथ दुर्व्यवहार कर रही है जिसके खिलाफ वो आवाज उठा रहा है, आंदोलन कर रहा है। तो भैया पहले का जमाना था ट्रेड यूनियन का, लेबर यूनियन का। ठीक है, तो उन ट्रेड यूनियन से कैसे निपटा जाए, वो है ना, हमारी मांगे पूरी करो। ठीक है, इस तरह के कुछ वो स्लोगन लगा रहे हैं, अपनी पगार बढ़ाने को कह रहे हैं। अभी रिसेंट का एग्जांपल दे देता हूं, अभी याद आ गया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में आप देखिए, नट्टू काका और जो बागा हैं वो हमेशा जो अपने ये सेठ जी हैं, है ना, जेठालाल गड़ा, उनसे जो है पगार बढ़ाने के लिए कहते रहते हैं कि सेठ जी मेरी पगार बढ़ा दीजिए, पगार बढ़ा दीजिए। भाई वो बंदा पगार नहीं बढ़ा रहा है। ठीक है, कमीशन भी नहीं दे रहा है टीवी और फ्रिज बेचने पे। ठीक है, कैसे भी करके वो उसकी वो क्या कहता है कि तुम मेरी फैमिली मेंबर जैसे हो, तो फील करो फैमिली मेंबर जैसे हो, पैसों के लिए मत पूछो। फैमिली मेंबर को कोई पैसा देता है भला? ठीक है, तो तुम समझो कि मेरे फैमिली मेंबर जैसे हो। तो ये भी टरकाने का, गोली देने का एक अच्छा तरीका है। ठीक है, चलो, तो ट्रेड यूनियन से कैसे निपटा जाए। फिर आता है भैया पर्सनल मैनेजमेंट स्टेज। अब थोड़ा और जमाना आगे बढ़ा। ठीक है, लोगों को लगने लगा नहीं भैया, हमें भी, हम वर्कर हैं तो क्या हुआ, हमें भी इज्जत जो है चाहिए। ठीक है, तो यहां पे एक सिस्टम हुआ कि भैया जैसे जैसे फैक्ट्री सिस्टम बढ़ा, जैसे जैसे हमारे इंडिया में फैक्ट्रीज आने लगी, वर्कर्स की तादाद बढ़ने लगी, वैसे वैसे पीपल, जो और लोग हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती गई। एक छत के नीचे बहुत सारे लोग काम करने लगे, और वहां पे ऐसा महसूस किया गया कि आपको पर्सनल मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, पर्सनल मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। मतलब हर इंसान को अलग अलग तवज्जो देनी पड़ेगी, हर इंसान को अलग अलग पोस्ट देनी पड़ेगी, और हर इंसान को अलग अलग काम ऑफर करना पड़ेगा, सैलरी ऑफर करनी पड़ेगी। एचआरएम स्टेज, थर्ड स्टेज इज एचआरएम स्टेज। एचआरएम स्टेज में आके पता लगा नहीं भैया, ठीक है, अब दुनिया और मॉडर्न हो गई है, अब दुनिया और आगे बढ़ गई है। तो पता चला सिर्फ पर्सनल मैनेजमेंट से भी काम नहीं चलेगा, अब हमको टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। दुनिया इतनी विकसित हो गई है, अलग अलग चीजें नई नई मार्केट में निकल रही हैं, हमारे एम्प्लॉय पढ़े लिखे होने चाहिए, स्किल्ड होने चाहिए। ठीक है, जब उन सब बातों का ध्यान दिया गया तो भैया एचआरएम निकल के आया कि हम ह्यूमन को एक रिसोर्स की तरह मानेंगे। पॉइंट समझिए, अभी तक ह्यूमन को वर्कर की तरह मान रहे थे, लेबर यूनियन को ट्रेड यूनियन की तरह मान रहे थे, अभी तक हम पर्सनल मैनेजमेंट पे ध्यान दे रहे थे, अब हम ह्यूमन को एक रिसोर्स की तरह मानेंगे। जैसा पैसा वैसा इंसान। ठीक है, पहले लोग क्या कर सिर्फ पैसों की बात कर रहे थे, अब लोगों की गुणवत्ता पे भी ध्यान दिया जा रहा है, उनकी प्रोडक्टिविटी पे भी ध्यान दिया जा रहा है। दैट इज नोन एज एचआरएम स्टेज। ठीक है, लिखा है ना, ये देखिए। ठीक है, इट वॉज फेल्ट फॉर द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, कि भैया वो भी इंपॉर्टेंट है ना। और ह्यूमन रिसोर्स वॉज नाउ कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पहले उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती थी, आज उतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, क्योंकि दुनिया विकसित हो रही है, एनवायरमेंट हमारा बदल रहा है। फटाफट से नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, जो कि है आपका स्टाफिंग का प्रोसेस। सबसे पहला आता है आपका मैन पावर रिक्वायरमेंट। आप ये देखेंगे कि हमारे यहां, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर रिक्वायरमेंट कितनी है। 100 लोगों की जरूरत है, 200 लोगों की जरूरत है, ठीक है, 300 लोगों की जरूरत है, या 10 ही लोगों की जरूरत है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर काम कितने लोग मिलके करेंगे।
ठीक है ना, कितने लोगों की जरूरत हमको इस ऑर्गेनाइजेशन में पड़ेगी इस पर्टिकुलर टास्क को अंजाम देने के लिए। फिर आते हैं बच्चों रिक्रूटमेंट। अब ये रिक्रूटमेंट क्या होता है? रिक्रूटमेंट में हम लोगों को बुलाते हैं, आ जाओ भैया, चारों ओर चारों दिशाओं से आ जाओ, हमारे यहाँ अप्लाई करो, हमारे यहाँ इंटरव्यू दो, और हम आपको बताएंगे कि हमें आपको सिलेक्ट करना है कि नहीं। इसका मतलब कि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। आपने पढ़ा होगा रिक्रूटमेंट क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है। यहां पे लोगों को इनवाइट किया जा रहा है। आपने देखा ना इंडियन आइडल, ठीक है, इंडियन आइडल में क्या होता है, पूरे देश भर में ऑडिशन होता है, पूरे देश भर से लोग आते हैं, गाना गा के सुनाते हैं, और फिर अनु मलिक नाम है उनका, ठीक है, तो वो कहेंगे कि आप मुंबई आ गए, आपने आग लगा डाला, आग लगा डाला, ठीक है, आप मुंबई आ गए, मुंबई आके आप 100 लोग मुंबई आए, फिर उसमें से एक और राउंड जो है ऑडिशन का हुआ, अब 25 लोग बचे, फिर एक और राउंड हुआ जिसमें टॉप 15 कंटेस्टेंट बचे जो प्रॉपर टीवी पे आएंगे। ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है भैया रिक्रूटमेंट। ऑडिशन को क्या कहेंगे? रिक्रूटमेंट। फिर धीरे 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 लोग छटनी होते गए, लोग छट गए, और वो हो जाएगा हमारा सिलेक्शन। भैया सिलेक्शन क्या है? लोगों को निकालने का प्रोसेस है। जिनको आपने बुलाया था उसमें से बेस्ट लोगों को रखेंगे, बाकी सबको नमस्कार कर देंगे, नमस्ते कर देंगे कि भैया आप अपने घर जा सकते हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। गूगल पे के कूपन आते हैं ना, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलो आगे देखो, फिर आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। फिर हम उनको ऑफर लेटर देंगे, उनको अपनी कंपनी में बुलाएंगे, उनका ओरिएंटेशन देंगे, एम्प्लॉय से मिलवाएंगे, कंपनी घुमाएंगे, ठीक है, ये सारी हरकतें करेंगे, तो इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। जब आप किसी को बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लोगे, जब आप अपने मनपसंद और अपने मतलब जो आपका कहा ना कि भाई सपने का कॉलेज है, कि हम सपने देख रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, जब आप उसमें एडमिशन ले लोगे तो आपका जो फर्स्ट डे होगा कॉलेज का, आप मेरी बात को याद भी कर लो कि आपका जो फर्स्ट डे होगा वहां पे आपका ओरिएंटेशन होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि पहले ही दिन हमारी फ्रेशर पार्टी होने लगेगी और हम बढ़िया नाच रहे होंगे, ठीक है, कॉलेज के ग्राउंड में। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। पहले दिन आपका ओरिएंटेशन होगा, 2-3 महीने पढ़ाई होगी, नवंबर दिसंबर में जाके आपका एडमिशन होगा, और फिर मतलब नवंबर दिसंबर में जब आपका एडमिशन हुए 2-3 महीना हो चुका होगा, फिर आपकी क्या होगी? फ्रेशर्स पार्टी होगी। बच्चे सोचते हैं कि बिल्कुल पहले दिन जाएंगे और पार्टी हमारी शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले दिन होता है आपका ओरिएंटेशन, जहां पे आपके कॉलेज के वीसी, वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड्स, है ना, और जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं, डीन, डेप्टी डीन, ये सब लोग आते हैं और आपको कॉलेज के बारे में बताते हैं। कॉलेज की स्पोर्ट्स फैसिलिटी कैसी है, कॉलेज की मेडिकल फैसिलिटीज कैसी हैं, कॉलेज की हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीजें आपको कॉलेज के बारे में बताई जाएंगी। कॉलेज में क्या क्या इवेंट होंगे, ये सारी चीजें आपको ओरिएंटेशन में बता दी जाती हैं, जो आपका पहला दिन होता है। फिर आते हैं बच्चों ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। भैया ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग की भैया आपको ये मशीन कैसे यूज करनी है, आपको पर्टिकुलर मशीन को कैसे यूज करना है, ताकि आप उस मशीन से बेस्ट एडवांटेज ले सके, मशीन से अपने आप को कोई नुकसान ना पहुंचा ले, मशीन यूज करते करते कोई चोट ना लग जाए। और डेवलपमेंट मतलब कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट एम्प्लॉय का जब हो जाता है तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं। ट्रेनिंग एक छोटा सा पार्ट है, जबकि डेवलपमेंट एक बड़ा सा पार्ट है। आगे इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। आगे देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। अब भैया परफॉर्म भी कर दिया, अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि इंडियन आइडल में जब लोग गाना वाना गा लेते हैं, अच्छा गाना होता है, तो फिर उसमें पता नहीं क्या क्या उसमें स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, है ना। और डांस इन डांस में वो आते थे, मिथुन दा आते थे, तो वो कहते थे कुछ वाह वाह करके बोलता था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो भी मतलब कुछ ना कुछ उनका अलग ही स्टाइल होता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी बात बोल देंगे, दिस इज इट, रेमो डिसूजा का दिस इज इट, और ये सब बड़ा फेमस है कि भैया उठ के बोल दिया कि दिस इज इट, मतलब मैं यही चाह रहा था तुमसे, ठीक है। तो ये यही चाह रहा था, तुमने यही दिया मुझे, तो मतलब कि परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है। आपको अप्रेज कर रहे हैं कि आपने बढ़िया काम किया, ठीक है, यही मुझे तुमसे उम्मीद थी और बेटा तुमने यही काम करके दिखाया, बहुत बढ़िया, ठीक है, कीप इट अप, ठीक, गुड गोइंग। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब ये हो गया कि भैया और मोटिवेशन को बढ़ाते रहो और उनका पैसा ऐसे के भी ध्यान रखो, ठीक है। फिर आते हैं प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब भैया अच्छा एम्प्लॉय है, बहुत सालों से हमारे साथ, वफादार भी है, लॉयल भी है, ठीक है, प्रोडक्टिव भी है, एनर्जेटिक भी है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसके पास 100 तरीके के ख्याल भी हैं। मतलब कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है तो उसका क्या कर दिया जाए, उसका प्रमोशन कर दिया जाए, उसके करियर को चलो प्लान कर दिया जाए, उसके घूमने फिरने का भी ध्यान दिया जाए। कई ऑर्गेनाइजेशन में 2-3 साल में घूमने फिरने के टिकट वगैरह भी विद फैमिली मिलते हैं। 4 लोगों की फैमिली, भाई आपका वाइफ और अगर कोई बच्चे हैं तो आप सबके लिए आपको टिकट मिलते हैं कि आप भाई चलो 2-4 साल में कहीं घूम के आओ हमारी तरफ से, ठीक है। ट्रेवलिंग अलाउंस हो गए। कार, भैया अब हमारे मैनेजर साहब हैं, अब ये पैदल आते हैं ऑटो से, अच्छा लगता है क्या, चलो इनके लिए कार ले लेते हैं, कार अलाउंस। अरे लो यार ये किराए के घर पे रहते हैं, अच्छा लगता है क्या, तो चलो इनको, अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के महत्वपूर्ण इंसान हो गए तो इनको चलो क्या दे दिया, हाउस रेंट अलाउंस, HRA दे दिया। इस तरीके के बहुत सारे अलाउंस होते हैं, ठीक है। तो ये प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग में हो गया। और फिर आता है बच्चों कंपनसेशन। भैया कुछ पैसों की बात कर ली जाए,
ठीक है, सब कुछ कर लिया, काम कर लिया, मेहनत कर लिया, तुमने तालियां भी बजवा दी परफॉर्मेंस अप्रेजल में, अब है ना, मतलब आपकी तारीफ वारीफ सब हो गई, अब जरा पैसों की बात भी कर लो। तो भैया ये हो गया आपका पूरा स्टाफिंग का प्रोसीजर। पैसे की बात कहां पे करेंगे भैया? कॉम्पनसेशन में करेंगे। पूरा स्टाफिंग का प्रोसीजर आपके स्क्रीन पे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। फटाफट से आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है, अब ये पूरे मैंने यहाँ पे कंटेंट है कि भाई आपके पूरे प्रोसीजर को यहाँ पे समझाया गया है, जो मैंने अभी आपको बताया। मैन पावर रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ओरिएंटेशन एंड प्लेसमेंट, ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन में क्या होता है। अच्छा, एक बात और, रेम्यूनरेशन में बेटा ये बात ध्यान देनी है कि हमारा कोई भी एम्प्लॉय ऐसा ना हो कि किसी को बहुत ज्यादा पैसे मिल रहे हो वही काम करने के, और किसी को बहुत कम पैसे मिल रहे हो उसी नेचर के पर्टिकुलर काम को करने के। क्योंकि क्या दिक्कत हो जाएगी, किसी को अगर आप कम दोगे, किसी को ज्यादा दोगे, तो क्या हो जाएगा? डिमोटिवेटेड फील करेगा। सही बात है ना। अभी आप अपने घर में देख लीजिए, अगर बड़े भाई को ज्यादा पैसा मिल गया और हमको कम मिला, तो भैया हम भी थोड़े से नाराज हो जाते हैं, लो उसको तो ज्यादा पैसा मिल गया, ठीक है, अपने को क्यों नहीं, है ना। हम क्या मतलब कहां से आए जो हमको नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब है पैसा ऐसा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मनी। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि इक्वल पैसा सबको दिया जाए, जो लोग भी एक ही तरीके का वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। आगे देखिए, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की बात हो रही है और प्रमोशन एंड ट्रांसफर की बात हो रही है। अब हम अपने प्रॉपर एक टॉपिक पे आते हैं, जो कि है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के जरा 1 मिनट अपना समय दीजिए और रिक्रूटमेंट को एक बार नजर डालने की, रिक्रूटमेंट क्या होती है इसकी डेफिनेशन पे एक बार नजर डाल लें। चलो देखो यार, रिक्रूटमेंट मैंने जैसा कि आपको बताया कि चारों ओर से, चारों दिशाओं से लोगों को बुलाएंगे, कहेंगे आओ हमारी कंपनी में, और हमारी कंपनी में आके अपनी सीवी डालो, अपना बायोडाटा, रेज्यूमे भरो, हमारी कंपनी का एम्प्लॉयमेंट का फॉर्म भरो। अगर तुम सही कैंडिडेट होगे, अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत होगी, तो हम तुम्हें बुलाएंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रखेंगे और तुमको पैसे भी देंगे, तुम हमारे लिए काम करना। रिक्रूटमेंट में आपको एप्लीकेशंस को इनवाइट करना होता है। जरा पढ़ के देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Recruitment may be defined as the process of searching for prospective employees। prospective employees का बच्चों में मतलब होता है कि वो अभी actual employees तो नहीं है, लेकिन आगे जाके हमारी कंपनी के employees बन सकते हैं। एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब। स्टिमुलेट करना है, उनको प्रभावित करना है, उनको अट्रैक्ट करना है कि आओ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए क्या करो, अप्लाई करो, जॉब के लिए आप अप्लाई करो। अब रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेज होते हैं, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। जब आप कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अपने पोस्ट को फिल कर लेते हो, किसी वैकेंसी को फिल कर लेते हो, उसे कहते हैं इंटरनल सोर्सेज। और जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाके, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के 4 दीवारी के बाहर लोगों को पकड़ पकड़ के ढूंढ के लाते हो, तो उसे कहते हैं बच्चों एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, जरा एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। इंटरनल सोर्सेज रिफर्स टू इनवाइटिंग कैंडिडेट फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, कहीं बाहर झांकने नहीं जा रहे हैं। इसके 2-3 तरीके हैं भैया। सबसे पहला ट्रांसफर। अब ट्रांसफर का मतलब यह है कि अगर कोई बंदा दिल्ली में रहने वाला है और अब मुंबई में कोई पोस्ट खाली है, तो दिल्ली वाले बंदे से पूछा भैया मुंबई जाएंगे आप, ठीक है, आप मुंबई आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उससे पूछ लेंगे मुंबई जाएंगे। अगर मुंबई जाएंगे तो उसको थोड़ा बहुत पैसा बढ़ा के दे दो और उसका क्या कर दो, उसका ट्रांसफर कर दो दिल्ली टू मुंबई, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में बाहर से लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली में हो सकता है कि वो बंदा एक्स्ट्रा काम कर रहा हो और मुंबई में जाके हो सकता है कि कमी हो, तो उसको ट्रांसफर कर देंगे। हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए और हो सकता है कि एक ही जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, विच इज वेरी नॉर्मल। ठीक है, तो भाई ट्रांसफर आपने कर दिया, जहां पे होता है ना शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को 1 जॉब से 2nd जॉब पे शिफ्ट कर दिया। अब वो एम्प्लॉय भी बेवकूफ नहीं है, कहेगा अच्छा दिल्ली टू मुंबई जाऊं और उतने पैसे में जाऊं, पागल समझा क्या, दिल्ली में तो मेरा अपना घर है, मुंबई में मैं जाऊंगा तो रेंट पे रहूंगा, कुछ बढ़ा के दोगे? तो भैया ऑर्गेनाइजेशन कहती है हाँ चलो ले लेना भाई, जो तुम्हारा रेंट वेंट का हो ना मेरे से बढ़ा के ले लो, क्या दिक्कत है, अब तुम भी मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। आगे देखो बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है, प्रमोशंस। भैया आपने क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। एक अपर लेवल की पोजीशन की वैकेंसी खाली हुई, कोई छोड़ के चला गया, कोई रिटायरमेंट हो गया, ठीक है, रिटायर हो गए, तो आपने जो नीचे लेवल पे काम कर रहा था उसको अब उठा के क्या कर दिया भैया, आपने उसको उठा के प्रमोट कर दिया अपर लेवल पे, दैट इज
प्रमोशन, मतलब शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको आपकी जब आप अच्छी पोस्ट पे जाओगे, बड़ी पोस्ट पे जाओगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेंगी। प्रेस्टीज, प्रेस्टीज मतलब समझते हैं, ठीक है, प्रेस्टीज कुकर नहीं, ठीक है, प्रेस्टीजियस, प्रेस्टीजियस मतलब आप कह सकते हैं कि एक रुतबा हमारा बढ़ रहा है, रुतबा, ठीक है। तो प्रेस्टीज बढ़ जाएगी, रुतबा बढ़ जाएगा, फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पैसा भी बढ़ जाएगा, पे भी हमारा बढ़ जाएगा, मतलब जब सब कुछ बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके 2-3 तरीके कि भैया इंटरनल रिक्रूटमेंट कैसे करते हैं। अच्छा, ले ऑफ, ले ऑफ क्या होता है? देखो भाई, आपने अगर किसी इंप्लॉय को टेम्परेरीली सेपरेट कर दिया था, अभी एग्जांपल देना कोविड-19 का, मान लो मैंने मेरी कंपनी में किसी इंप्लॉय को मैंने ना चाहते हुए भी उसको जो है टेम्परेरीली ले ऑफ कर दिया, कहा कि चलो थोड़ा बहुत छुट्टी उट्टी लेके आओ, ठीक है। और फिर जब जरूरत पड़ी तो मैंने उसको फिर से अपनी कंपनी में बुला लिया, ठीक है, दैट इज ले ऑफ। समझ गए बच्चों? अब बात कर लेते हैं इंटरनल सोर्सेज के क्या एडवांटेजेस हैं और एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल सोर्सेज के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। बेटा देखो, जब आप इंटरनली लोगों को भर्ती कर लोगे, इधर उधर ट्रांसफर प्रमोशन करके उनको बुला लोगे, ठीक है, बाहर नहीं जाओगे देखने, तो सबसे पहला क्या होगा, इंटरनल जो आपके यहां लोग काम कर रहे होंगे ना, वो मोटिवेटेड फील करेंगे, वाह अगर हमने भी अच्छा काम किया तो मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा, हो सकता है मैं भी मुंबई चला जाऊं ज्यादा पैसे लेके, तो हो सकता है कि मेरा भी प्रमोशन हो जाए, हो सकता है मेरा भी परफॉर्मेंस कोई ना कोई देख रहा हो, तो अच्छा काम करते हैं, मोटिवेटेड फील करते हैं। तो भैया एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड, पहला, ठीक है। ऑब्वियसली बात, देखो लॉजिक समझ रहे होगे आप लोग, भैया जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही होगा ना ये सब, तो फिर बाहर वाले जब बंदे को नहीं बुलाया जाएगा, तो अंदर के लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के इनसाइडर्स हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, पहले से काम कर रहे हैं, उनके अंदर और ज्यादा मोटिवेशन आएगा अच्छा काम करने का, ठीक है। आगे देखिए, इंटरनल रिक्रूटमेंट ऑल्सो सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, क्योंकि बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो आप उसको पहचानते हो, वो इंसान आपको पहचानता है, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना नहीं जो है करना पड़ेगा, आपका जो प्रोसेस है वो और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं? सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। आगे देखिए, नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन द एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और वो जो है बंदा जो है जिसको भी आपने इंटरनली रिक्रूट किया है, वो पहले से ही आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, ना उसको ट्रेनिंग की जरूरत है, ना उसको डेवलपमेंट की जरूरत है, और ना ही उसको किसी ओरिएंटेशन की जरूरत है, क्योंकि पहले से ही है ना। तो ये सब खर्चा बच जाएगा, इन सब चीजों के ऊपर समय बच जाएगा। आगे देखिए, खर्चा बच गया, देखो लिखा है ना, इंटरनली इज चीपर, आपका खर्चा भी बच गया। इंडस्ट्रियल पीस, आपकी कंपनी में शांति का माहौल बना रहेगा, क्यों? क्योंकि बाहर से लोग आएंगे नहीं, इंटरनली लोग रिक्रूट हो जाएंगे, तो सबका फायदा, ठीक है ना। आगे देखिए, एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस इंप्लॉय, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, सरप्लस इंप्लॉय काम कर रहे हैं, तो आप उनका भी एडजस्टमेंट बड़े अच्छे से बखूबी कर सकते हैं। पॉइंट है। फिर आता है नो नीड ऑफ इंडक्शन, बताया ना, ओरिएंटेशन और इंडक्शन एक ही चीज होती है, ना इंडक्शन की जरूरत है ना ओरिएंटेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो एम्प्लॉय तो हमारे यहां पहले से काम कर रहा है। अब आते हैं लिमिटेशन, भैया एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड भी होता है, टेल भी होता है। ये तो हो गया हेड मतलब एडवांटेज, जरा उसकी लिमिटेशंस पे ध्यान देते हैं। पहला लिमिटेशन, भैया देखो, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोगों को ढूंढते रहोगे, अंदर के ही लोगों को प्रमोट करते रहोगे, तो बाहर का जो टैलेंट है, जो बाहर का फ्रेश टैलेंट है, जो बाहर के और कॉम्पिटेटिव लोग हैं, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर ही नहीं कर पाएंगे। और तब क्या होगा, तब आपके जो पहले से ही लोग हैं वो लेथार्जिक भी फील करेंगे, कहेंगे चलो अब तो बाहर का आदमी आ ही नहीं रहा है, कंपटीशन बढ़ ही नहीं रहा है, जब हम ही हैं सब कुछ, है ना, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, उसको ऐसी फील आने लगेगी अब सब कुछ हम ही हैं, ठीक है, कोई कंपटीशन है ही नहीं हमारे इर्द गिर्द, तो अहम ब्रह्मास्मि वाली जो फील आएगी ना, वो बड़ी खराब फील है। तो इसका मतलब कि भैया फ्रेश टैलेंट हमारा इसमें नहीं आती है, ठीक। लोग लिथार्जिक हो जाते हैं, बताए ना कि भैया हमको तो कोई निकाल ही नहीं सकता, हम तो हो गए यहाँ के बाबू। तो जब बाबू वाली फील आती है तो लेथार्जिक फील करने लगता है आदमी, आलसी आलस आ जाता है उसके अंदर, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉय में भी हैम्पर्ड, कंपटीशन का जो स्पिरिट है वो भी हैम्पर हो जाता है। भैया जब कंपटीशन है ही नहीं, बाहर का कोई आ ही नहीं रहा है, तो कंपटीशन ही नहीं है, तो भैया ठीक है, सबका काम चलतू वाला होगा, कोई भी अच्छे से काम नहीं करेगा। आगे देखिए, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज, भैया एक बात बताओ कि अगर ट्रांसफर फ्रीक्वेंट होने लगेगा, में ऑफन रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोगों को दिल्ली टू मुंबई भेजते रहेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो मना भी करेंगे कि सर हमारी फैमिली यहीं दिल्ली में रहती है, प्लीज हमको मुंबई मत भेजिए। कई बार उससे क्या होता है, मोटिवेशन डाउन होता है, लोग सोचते हैं अरे यार मुझे परेशान किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कुछ
प्रॉपर जॉब्स ऐसी होती हैं जहां पे लोगों को ट्रेवलिंग करनी पड़ती है, ठीक है ना। और अब आप देखिए कि हमारे जो हमारे सेना के जवान हैं, जो हमारे आर्मी मैन हैं, ठीक है, जो भी हमारे नेवी या आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, उनका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर, उनकी पोस्टिंग होती रहती है। तो वो कभी भी अपनी पोस्टिंग में अपनी फैमिली वगैरह को लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार आज मैं यहां इस बॉर्डर पे खड़ा हूं, कल मैं किसी और बॉर्डर पे खड़ा रहूंगा, मेरी पोस्टिंग होती रहेगी अलग अलग जगहों पे, मेरा हो सकता है प्रमोशन भी हो जाए। तो वो अपनी फैमिली को लेके देखो ट्रेवल नहीं करते। तो कुछ जॉब का नेचर ही ऐसा होता है। तो अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रांसफर करते रहते हो तो थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। बच्चों आगे देख लेते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या कुछ इनके भी सोर्सेज हैं, जरा इनके ऊपर भी ध्यान देते हैं। इंटरनल सोर्सेज पढ़ा ना, प्रमोशन, ट्रांसफर, ले ऑफ, फिर उसके एडवांटेज पढ़े, डिसएडवांटेज पढ़े। अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ रहे हैं कि क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और क्या इनके सोर्सेज है। भैया सबसे पहला डायरेक्ट जो है रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, डायरेक्टली लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, डायरेक्टली एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं और उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे ये आपका जो गेट है, ठीक है, बढ़िया आपका कंपनी है, ये कंपनी का गेट है छोटा सा, गेट पे एक नोटिस लग जाएगी, ठीक है, नोटिस लग जाएगी और नोटिस में सारी डिटेल्स लिख दी जाएंगी कि आओ भैया हमारे यहाँ आप आके जॉब को अप्लाई करो। फिर आते हैं कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स मतलब होते नहीं कुछ लोग जो मतलब फोन मिला के पूछेंगे सर कोई वैकेंसी खाली हो तो प्लीज बताइएगा, है ना, जो कि कुछ भी गलत नहीं है उसमें, ठीक है। आपने फोन करके पूछा कि भाई कोई वैकेंसी खाली हो तो प्लीज मुझे बताइएगा। या ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई डाटाबेस है, पहले से कोई डाटा है, तो उस पर भाई फोन घुमा लिया कि आप सर फ्री हैं अभी, अगर फ्री हैं कहीं काम ना कर रहे हो तो हमारे यहाँ आके एक बार इंटरव्यू देके देख लीजिए। तो ये भी आप कैजुअली कॉलिंग भी कर सकते हो। फिर आते हैं एडवर्टीजमेंट। भैया ये एडवर्टीजमेंट जानते हो, अभी सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं, एडवर्टीजमेंट का सबसे बढ़िया एग्जांपल है बच्चों न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर में एक पन्ना संडे को शायद हमेशा आता है, उस पन्ने का नाम होता है क्लासिफाइड, ठीक है। यहाँ पे शादी वाले कॉलम भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे उसमें लिखा होता है वर चाहिए, वधू चाहिए, और नौकरी के कॉलम भी होते हैं। सिर्फ वर वधू की डिमांड नहीं होती है, नौकरियों की भी डिमांड होती है कि भाई टीचर मतलब टीचिंग की ये पोस्ट है ना। गवर्नमेंट भी कई बार एडवर्टीजमेंट निकालती है, देखा होगा आपने एडवर्टीजमेंट नंबर ये 42, 55, तो पेपर में कई बार निकलता है। कॉलेजेस में, स्कूल्स में और भी अलग अलग जगह, फैक्ट्रीज में हमको वर्कर्स की जरूरत है, किसी ज्वेलरी शॉप में हमें वर्कर की जरूरत है, तो ऐसी भी एम्प्लॉयमेंट के एडवर्टीजमेंट निकलते रहते हैं। और फिर आता है बच्चों एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। भैया कुछ लोग ये काम नहीं कर रहे होते हैं, कंपनियां नहीं खोल के बैठे हैं कि आप आओ, ठीक है, हमारा कंपनी से संपर्क है, हमको क्या करो थोड़ा बहुत कमीशन दे दो और हम आपको नौकरी दे देंगे, नौकरी आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ के बुला देंगे। कुछ लोगों का ये बिजनेस है ना, समझ रहे हैं, तो वो एज अ मीडिएटर काम करते हैं वर्कर और कंपनी के बीच में। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस इसके कुछ सोर्सेस हो सकते हैं अगर आपको वर्कर्स को ढूंढना है। आगे देखिए कैंपस रिक्रूटमेंट, ये तो बड़ा फेमस है, ठीक है। कैंपस रिक्रूटमेंट समझते हैं ना कि भैया कॉलेज में बच्चा पढ़ रहा है, 3rd ईयर 4th ईयर में, उसको कॉलेज से ही एम्प्लॉय कर लो। अब बच्चे भी खुश, कंपनी भी खुश कि उनको भाई पढ़े लिखे लोग मिल गए, अब उनको थोड़ा बहुत 3-4 महीने की ट्रेनिंग देंगे और वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, और बच्चे भी खुश कि भाई चलो हमको जॉब मिल गई, ठीक है। तभी तो सारे बच्चे अच्छे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसी पॉइंट की वजह से ना कि भाई हमें जब हम अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो हमारा कैंपस प्लेसमेंट भी हो सकेगा। फिर आते हैं रिकमेंडेशन। अगर आपका कोई एम्प्लॉय अपने किसी भाई, बंधु, दोस्त, यार को रिकमेंड कर दे कि सर हमारा ये दोस्त है, बहुत अच्छा है, इसने बीटेक वगैरह किया हुआ है, इसकी डिग्रियां बहुत अच्छी है, एक बार आप इसको देख लो, ठीक है, तो वहां से भी आप जो है लेबर एम्प्लॉयज या वर्कर्स को ले सकते हैं। फिर आते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, हम बहुत जगहों पे हमारे यहाँ लेबर मंडी लगती है। लेबर मंडी का मतलब है कि आप अगर सुबह 8-9 बजे जाओगे तो आपको एक प्लेस पे बहुत सारे लेबर्स दिख जाएंगे। तो अगर आपको उनको किसी को हायर करना है कि हाँ भाई मेरे यहाँ 1 दिन का काम है, मेरे यहाँ 2 दिन का काम है, तो आप उनको पर डे वेजेस के हिसाब से पैसा दे दो एंड फिर वो आपके साथ आ जाएंगे, आपका काम कर देंगे, ठीक है। जैसे भाई मकान का कंस्ट्रक्शन हो गया, किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया, तो वहां पे आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर से भी बात कर सकते हो। और आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है वेब पब्लिशिंग, ठीक है। इंटरनेट पे नौकरियों की खोज करते हैं लोग और कंपनी भी अपनी जॉब एडवर्टीजमेंट इंटरनेट पे डालती हैं। 2-4 जरा साइट के नाम बता देता हूं आपको ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो जाए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। सबसे फेमस है यहां पे naukri.com, ठीक है। आपने हमेशा naukri.com के एडवर्टीजमेंट सुने होंगे। इसके अलावा बहुत फेमस है लिंक्डइन, ठीक है। और बच्चों बहुत फेमस है इंडीड। तो भैया ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जो इंटरनेट की मदद से लोगों को नौकरियां दे रहा है, तो वो वेब पब्लिशिंग के अंदर आ जाता है।
अब आते हैं मेरिट्स। सबसे पहले आपको क्वालिफाइड लोगों को ढूंढने का मौका मिलेगा, आपकी चॉइस थोड़ी बढ़ जाएगी मार्केट में। आपकी चॉइस मतलब अब क्योंकि पूरा इंडिया आपके सामने खाली पड़ा हुआ है तो चॉइस आपके पास बहुत है। इंटरनल सोर्सेज में चॉइस थोड़ी कम थी। फ्रेश टैलेंट भी आ जाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो इंटरनल में नहीं आ पा रहा था। ठीक है, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट, इंटरनल में कंपटीशन थोड़ा लो हो रहा था, यहां पे जब बाहर के लोग आएंगे तो कंपटीशन हाई होगा, हमें करके दिखाना है। ठीक है, कुछ ना कुछ हम अलग करके दिखाएंगे, इस बात का कंपटीशन भी आएगा। एंड लेस चांस ऑफ फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म समझते हैं, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, करण जौहर। ठीक, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नेपोटिज्म मतलब कि भैया हम अपने सगे मतलब बिल्कुल हमारे जो भाई भतीजा, नेपोटिज्म को क्या कहते हैं, भाई भतीजावाद। ठीक है, जो हमारे बिल्कुल रिलेटिव है, जो हमारे जानने वाले, जो हमारे करीबी हैं, हम सिर्फ उन्हीं को नौकरी देंगे, हम सिर्फ उन्हीं को जो है तवज्जो देंगे। ऐसा सब सिस्टम खत्म हो जाएगा क्योंकि लोग बाहर से आएंगे तो फेवरेटिज्म के चांसेस थोड़े कम होंगे। आगे देखिए, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या लिमिटेशन है? सबसे पहला, जो एग्जिस्टिंग इंप्लॉयज हैं भैया वो डिससेटिस्फाइड फील करेंगे। डिससेटिस्फाइड, उनको लगेगा लो ये तो सारे बाहर के लोग आ जा रहे हैं, हम क्या पागल हैं यहाँ पे बैठे हुए इतने टाइम से, इतने सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन को अपना समय दे रहे हैं, खून पसीना एक कर दिया हमने इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और ये बाहर के लोग ला रहे हैं और हो सकता है कि उन लोगों को अच्छी सैलरी पे ला रहे हो, तो इससे क्या दिक्कत हो जाएगी, इससे एग्जिस्टिंग इंप्लॉयज को डिससेटिस्फैक्शन हो जाएगी। आगे देखिए, कॉस्टली प्रोसेस, इसमें लंबा खर्चा होता है। ठीक है, लोगों को लाना, उनकी सीवीज को पढ़ना, ये सारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू देना, ओरिएंटेशन कराना, ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना। ठीक है, उस समय बड़ा खर्चा हो जाता है। फिर आता है बच्चों लेंदी प्रोसेस। ठीक है ना, लेंदी है प्रोसेस, आपको 1-1.5 महीना 2 महीने का समय लग जाएगा। एंड चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, कई बार गलत लोग भी आपकी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में एंटर कर जाते हैं जो सही नहीं होते हैं उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए। भाई इंसान से ही गलती होती है, हो सकता है कि आप इंटरव्यू वगैरह ले रहे हो और आपसे गलती हो गई हो। ठीक है, आगे देखें बच्चों, फिर आता है बच्चों सिलेक्शन। भैया ये सिलेक्शन में क्या होता है? सिलेक्शन एक निगेटिव प्रोसेस है। यहां पे जो बंदे आते हैं रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के बाद उनका इंटरव्यू वगैरह होता है और जो सबसे बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट होता है उसको रख लिया जाता है और बाकियों को निकाल दिया जाता है। देखो लिखा हुआ है ना, द मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर द करंट पोजीशन और फॉर द फ्यूचर पोजीशन। जो सबसे बेस्ट सूटेबल है उसको रखेंगे, बाकी सबको क्या कहेंगे, नमस्ते, अब आप जा सकते हैं, अब आप मुंबई नहीं आ पाएंगे। आगे देखिए बच्चों, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि जो उस बंदे ने बायोडाटा या सीवी दिया है उसको पढ़ेंगे, देखेंगे। अब मान लो मुझे चाहिए एमबीए, अब अगर कोई नॉन एमबीए मतलब किसी बच्चे का एमबीए नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ अरे यार इसका तो एमबीए नहीं है, इसकी सीवी में एमबीए नहीं लिखा हुआ है, इसने एमबीए नहीं किया हुआ है, इसने कोई अदर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो मैं उसको नहीं रखूंगा क्योंकि मुझे जो रिक्वायरमेंट है वो एमबीए डिग्री की है। बात समझ रहे हैं? तो वहीं से उसको वापस कर दिया जाएगा, कहा जाएगा सर हमें एमबीए की जरूरत है, आप कुछ और ट्राई कर लें, कुछ और करने की कोशिश करें। तो वहां पे होता है सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। फिर आता है बच्चों सिलेक्शन टेस्ट। क्या आता है? सिलेक्शन टेस्ट। फिर हो सकता है कि हम उसका कोई रिटन टेस्ट लें। क्या लें? रिटन टेस्ट। ठीक है, उसकी सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करने के लिए कि जिस सब्जेक्ट में वो मतलब सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है उसकी नॉलेज कैसी है। अब उसने रिटन टेस्ट भी पास कर लिया, अब मैं क्या लूंगा, उसका इंटरव्यू लूंगा। इंटरव्यू भी वो उसने क्लियर कर लिया, अब मैं क्या करूंगा, उसका रेफरेंस चेक करूंगा। क्या वो मेरे किसी इंप्लॉय को पहले से जानता है? क्या वो मेरे किसी मैनेजमेंट के इंसान को, किसी मैनेजर को पहले से जानता है जो उसका रेफरेंस दे सके? चेक हो गया। चलो ठीक है, अब आते हैं सिलेक्शन डिसीजन। अब मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैं उसका सिलेक्शन करूं या नहीं करूं। सिलेक्शन में अब नहीं किया तो नमस्ते, और अगर कर लिया तो आगे की प्रोसेस को बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, फिर मेडिकल एग्जाम। अब उसके छोटे मोटे हेल्थ चेकअप वगैरह करा लूंगा कि भैया इनकी कोई तबीयत तो खराब नहीं है। अगर जैसे मान लो मुझे इंश्योरेंस कराना हो, उनका हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफर करती है तो उनके थोड़ा जांच वाच भी हो जाएगी, मेडिकल एग्जामिनेशन छोटा मोटा हो जाएगा किसी डॉक्टर से। फिर आते हैं जॉब ऑफर। अब उसको प्रॉपर एक ऑफर लेटर दे दिया जाता है जिसमें उसकी सैलरी लिखी होती है, वर्किंग आवर्स लिखे होते हैं, छुट्टी कितनी मिलेगी उसको, समझ रहे हैं, एक साल में कितनी छुट्टियां हैं, दिवाली, होली, ईद, इन सब फेस्टिवल्स की कितनी छुट्टी मिलेंगी, ये सब उस ऑफर लेटर में लिखा होता है। वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, ठीक है, कोई बॉन्ड है क्या, कोई कंडीशन है, कोई टर्म्स है, तो उसके बारे में ऑफर लेटर में लिखा होता है। जब आप एम्प्लॉय के तौर पे उस ऑफर लेटर को साइन करते हो तभी आप वहां के एम्प्लॉय बन पाते हो।
अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बताया ना भाई, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया जाता है कि भाई आप हमारे यहाँ 3-4 साल काम करेंगे, उससे पहले आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं कि आप अगर छोड़ के जाएंगे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा और हम आपको कभी भी निकाल सकते हैं। हर कंपनी का ये होता है कि भाई अगर आपको किसी मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर में पाया गया कि आप कुछ गलत काम करते पकड़े गए, पाए गए, तो आपको हम निकाल भी सकते हैं बिना कोई नोटिस दिए। तो ये हो गया भैया हमारा पूरा सिलेक्शन का प्रोसीजर। ठीक है, अगर हम बच्चों सिलेक्शन टेस्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे सिलेक्शन टेस्ट होते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम बंदे की मनोस्थिति को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपने वो महाभारत अगर देखी हो तो शकुनी कहता है ना कि मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध हो इससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। समझ रहे हैं कि भैया रणभूमि में जाने से पहले आपको पहले मनोभूमि, मतलब साइकोलॉजिकली आप कितने स्ट्रांग हैं, तो काम करने से पहले आपका पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट हो रहा है। मनोभूमि में आपको चेक करा जा रहा है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है। आपका पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। आपका एप्टीट्यूड, एटीट्यूड नहीं, एटीट्यूड में तो क्या आ जाएगा, जैसे कहते हैं ना अरे वो बड़ा एटीट्यूड में रहता है, एटीट्यूड नहीं। ठीक है, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का क्या मतलब होता है बच्चों कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी हैं, तो ये सब चेक किया जाएगा। फिर आते हैं एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू में आप जानते हैं जनरल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जब किसी कॉलेज में एडमिशन ले लोगे वहां पे भी आपका इंटरव्यू होगा, ये बात जान लो। ठीक है, जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो तो बहुत सारे कॉलेजेस में जीडी और पीआई होता है। जीडी बोले तो ग्रुप डिस्कशन और पीआई बोले तो पर्सनल इंटरव्यू। ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन के टाइम पे होता है। हो सकता है आपका भी किसी अच्छे कॉलेज में हो, तो वहां पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहने का, जो पूछा जाए उतना का जवाब देने का। ग्रुप डिस्कशन में बहुत लोग जो बच्चे होते हैं कैंडिडेट, वो इतने एनर्जेटिक होते हैं कि फर्जी बकवास करते रहते हैं। ठीक है, तो उससे बचें और कभी भी ग्रुप आपका जीडी हो, ग्रुप डिस्कशन हो, वहां पे शांति से अपने जो आपको नॉलेज है आप फैक्ट्स के साथ आप उसको रिप्रेजेंट करें। ग्रुप में बहस करने की कोशिश ना करें। कुछ लोग ग्रुप डिस्कशन को बहस का एक वो मान लेते हैं प्लेटफॉर्म कि अब सारे मिल गए, अब हम सब मिलकर बहस करेंगे। बहस से बचें, बहस से थोड़ा दूर रहें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बहस में लग जाते हैं। आपको एक्चुअली में एक टॉपिक दे दिया जाता है और आप मान लो आप 10-12 लोग हो, तो आपको उस टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा बोलना होता है, अगेंस्ट में, फेवर पे, और आपको ये जज किया जाता है कि आप बातचीत में, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आप बातचीत में कैसे हैं, आप किसी पॉइंट को प्रूव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, आप एक साइड पे हैं या नहीं है। अगर आप फेवर की साइड पे हैं तो फेवर पे हैं कि नहीं, अगर आप अगेंस्ट की साइड पे हैं तो आप अगेंस्ट में हैं या नहीं। तो बेटा जीडीपीआई वगैरह के लिए भी आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये सब आपके इंटरव्यू हो गए। फिर आपका रेफरेंस चेक हो जाएगा, बताया मैंने आपका रेफरेंस चेक। ठीक है, सिलेक्शन डिसीजन, आपका सिलेक्शन का डिसीजन हो जाएगा कि भाई इस एम्प्लॉय को हमें रखना है या नहीं रखना है। आपका मेडिकल या फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, आपका जॉब ऑफर हो जाएगा और आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको दे दिया जाएगा। अब फटाफट से देखते हैं भैया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या चीजें लिखी होती हैं। जॉब टाइटल, आपकी जॉब जो मतलब टाइटल है, जैसे मैं यहां पढ़ा रहा हूं तो फैकल्टी, ठीक है, या टीचर या एडुकेटर, तो कुछ भी जो आपका जॉब टाइटल है वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, आप किसी जॉब में हो तो आपको एग्जीक्यूटिव, या आप मैनेजर हो तो मैनेजर हो, तो किस चीज के मैनेजर हो, तो ये आपका जॉब टाइटल हो गया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, आपको क्या क्या देखना है। जैसे भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को पढ़ाना है, सिंपल है। फिर डेट ऑफ रेगुलर सर्विस, मेरी ज्वाइनिंग डेट क्या है, समझ रहे हैं कि भाई मैंने आज ज्वाइन किया है, ठीक है, तो आज की क्या डेट है। फिर आता है रेट ऑफ रेम्यूनरेशन, मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, क्या कुछ मुझे अलाउंस मिलेंगे, एचआरए मिलेगा, कार अलाउंस मिलेगा, रेंट अलाउंस मिलेगा, क्या मुझे कोई घर मिलेगा रहने के लिए, क्या मुझे कोई हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, क्या मुझे कोई लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, ये सारी चीजें। ठीक है, वर्किंग आवर्स, मेरे वर्किंग आवर्स कितने होंगे, मैं 8 घंटे काम करूंगा, 9, 10, 11, 12 कितने घंटे काम करूंगा। किसी किसी नौकरी में नाइट शिफ्ट भी होती है, डे शिफ्ट भी होती है, तो ये सब चीजें मेरे को चेक करनी है। ठीक है, फिर आता है बच्चों लीव रूल कि भैया छुट्टी कब कब मिलेगी, मेरी सीएल मतलब कैजुअल लीव कितनी है, पीएल मतलब पेड लीव मैं ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं। भाई कोई ऐसी सिचुएशन आ गई इमरजेंसी की जहां पे मेरे पास सीएल नहीं है, तो क्या मेरे भाई मुझे पेड लीव मिलेगी। ठीक है, तो एलडब्ल्यूपी भी बोलते हैं कई जगह, लीव विदाउट पे। ठीक है, कि भाई आपको लीव तो हमने दे दी लेकिन आपको पे नहीं करेंगे, आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। ग्रीवियंस रिमूवल प्रोसीजर, ठीक है, कि भैया अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में कोई दिक्कत आ रही है तो आपकी उस दिक्कत को कौन सुनेगा, आपकी उस दिक्कत को कौन दूर करेगा, क्या प्रोसीजर है। फिर आता है बच्चों डिसिप्लिन, आपको अनुशासन में रहना है, इसके बारे में बात लिखी होगी। और सबसे पहला टर्मिनेशन प्रोसीजर, कि अगर कंपनी को आपको निकालना है तो किस प्रकार से आपको कंपनी
निकाल सकती है। क्या ऐसा क्या आप हरकत कर देंगे, मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर, जहां पे आपको कंपनी आपकी निकाल देगी? आप जरा फटाफट से देख लेते हैं अपने टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैं आपको पहले बताया कि डेवलपमेंट जो है बच्चों वो एक बड़ा कंसेप्ट है, जबकि ट्रेनिंग उसका छोटा सा पार्ट है। ठीक है, ट्रेनिंग उसका क्या है बच्चों? ट्रेनिंग उसका छोटा सा पार्ट है। ठीक है, अब ट्रेनिंग में प्रॉपरली क्या होता है कि मान लीजिए मैं नया एम्प्लॉय हूं कहीं पे, तो मुझे ट्रेनिंग दे दी गई है, ठीक है, प्रॉपर मशीन को यूज करने की, अपने वर्क एनवायरनमेंट में आराम से ढल जाने की। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डेवलपमेंट की, तो वहां पे मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट, मेरे कैरियर का डेवलपमेंट, मेरे पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट, मेरी कम्युनिकेशन स्किल का, मैं कैसे बात करता हूं उसका डेवलपमेंट, मेरे ड्रेसिंग सेंस का जो डेवलपमेंट है, मतलब हर चीज, मतलब मेरी पूरी पर्सनैलिटी जब डेवलप होकर बाहर निकलेगी। भाई पर्सनैलिटी में सिर्फ ये नहीं आता है कि मैं कितना लंबा चौड़ा हूं, मैं कितना अच्छा दिख रहा हूं, या मैं कितना फेयर हूं, ये सब पर्सनैलिटी में आता है, लेकिन बड़े नीचे आता है। उससे पहले आता है कि आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं, आप बातचीत में कैसे हैं, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपका चरित्र कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पर्सनालिटी में आती हैं, समझ रहे हो? आप विमेंस को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो कि नहीं ट्रीट कर रहे हो, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ये सारी चीजें पर्सनालिटी में आती हैं। ठीक है, फिर आता है आपका कि हाँ भाई आप लंबे चौड़े, या आपका जो लुक्स है वो सब चीजें भी आती हैं, लेकिन वो एक, हाँ अब इसमें लुक्स में भी है कि भाई आपका ड्रेसिंग अच्छा है, आप अपने आप को मेंटेन करके चल रहे हो। मेंटेन करने का मतलब है कि आप सही अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। ठीक है, अब अच्छे कपड़ों में भाई धुले साफ किए हुए, आपको देख के ऐसा लगे कि आप एक एनर्जेटिक है, ऐसा ना लगे कि बिल्कुल आप एकदम सो के उठ के चले आ रहे हैं कि अरे भैया अब तो आज इतनी नींद आ रही है, आंख आंख मलते हुए ऐसे करके ना चलिए। ठीक है, ये सब चीजें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताया जाता है। तो ओवरऑल विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट जब होता है तो उसे कहते हैं डेवलपमेंट, एंड उसका छोटा सा पार्ट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस बाय विच एफर्ट इज मेड टू इंक्रीज द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द सक्सेस एम्प्लॉयज। ठीक है, नॉलेज और स्किल के बारे में बात होती है ताकि वो एम्प्लॉय जो है वो सक्सेसफुल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक जॉब। जरा देख लेते हैं कि ट्रेनिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। भैया ट्रेनिंग एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। आप एम्प्लॉय को अगर ट्रेनिंग दे रहे हो तो आपका खर्चा तो हो रहा है, लेकिन वो खर्चा एक्सपेंस नहीं है, वो वेस्टेज नहीं है, वो आप एम्प्लॉय में इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि एम्प्लॉय आपके लिए अच्छा काम कर सके। फिर आते हैं रिलेट्स टू अ स्पेशल जॉब। ट्रेनिंग में आपको स्पेशल, मतलब एक पर्टिकुलर जॉब के लिए ही ट्रेनिंग मिलती है, आपको हर काम नहीं सिखाने लगते हैं। ठीक है, बेनिफिशियल टू बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट है क्योंकि एम्प्लॉय जब ट्रेन हो जाएगा तो वो अच्छे से काम करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और एम्प्लॉय के लिए तो बेनिफिशियल है ही है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ट्रेनिंग चलती रहती है, लोग आते रहते हैं, ट्रेनिंग चलती रहती है, नेवर एंडिंग साइकिल है। ठीक है, आगे देखिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। कैसे डिफरेंट है, मैंने अभी आपको बताया। ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। बेटा एजुकेशन का क्या मतलब होता है? एजुकेशन वो है जो आप एक्चुअली में अभी पढ़ रहे हो। ठीक है, एजुकेशन मतलब आपको अगर शिक्षा दी जा रही है, अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, जबकि ट्रेनिंग में आपको रियल लाइफ चीज को यूज करना सिखाया जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल कि अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हो तो अकाउंट्स में आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीख लिया। अब अगर आप, ठीक है, आपको आ गया, आप क्वेश्चन भी कर ले रहे हो, बहुत माहिर हो आप, लेकिन ट्रेनिंग जब दी जाएगी, जब एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस किसी कंपनी के निकाले जाएंगे, जब ट्रेडिंग एंड पीएल एंड बैलेंस शीट आपको किसी एक्चुअल कंपनी की बनानी होगी, जब आप एक्चुअली में किसी कंपनी के अकाउंटेंट होगे, जहां पे आप कोई सवाल सॉल्व नहीं कर रहे हो, जहां पे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो, एक्चुअल डाटा को भर रहे हो, वो होगी आपकी असली ट्रेनिंग। ठीक है, फिर आते हैं एसेंशियल फॉर बोथ न्यू एंड ओल्ड एम्प्लॉइज। भैया कई बार ऐसा होता है कि ओल्ड एम्प्लॉइज जो हैं उनको भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब ओल्ड एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ओल्ड टेक्नोलॉजी पे, आ गई है न्यू टेक्नोलॉजी, तो भैया ओल्ड एम्प्लॉयज को भी हमारे टेक्नोलॉजी को समझने की मतलब जो है जरूरत है, और उसके लिए उनके लिए ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। नेसेसरी फॉर ऑल द मैनेजरियल लेवल्स। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्कर को ट्रेनिंग की जरूरत है, भैया हर लेवल पे लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, आज जो बंदा एक्सपर्ट है, कभी ना कभी वो क्या रहा होगा, फ्रेशर रहा होगा। समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। वो एक सीरियल आता था बड़ा अच्छा था कि वो सास भी कभी बहू थी। समझ रहे हैं कि आज जो बंदा एक्सपर्ट है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो बंदा हमेशा ही एक्सपर्ट रहा हो।
ठीक है, जो आज एक्सपर्ट है, आज सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा से ही अच्छे क्रिकेटर रहे होंगे, उन्होंने भी कभी ना कभी स्टार्ट किया होगा, वो भी कभी ना कभी फ्रेशर होंगे, उन्होंने लाइफ टाइम इवॉल्व किया है, सीखा है, तब जाके आप वो गॉड ऑफ द क्रिकेट बन पाए। आप समझ रहे हो भाई, निरंतर प्रयास किया उन्होंने, ऐसे ही नहीं उनकी झोली में किसी ने लाके ये खिताब रख दिया कि भैया गॉड ऑफ द, मतलब जो है क्रिकेटर, आपके क्रिकेट दुनिया के वो खुदा है। कैसे भैया, निरंतर प्रैक्टिस करके उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, ट्रेनिंग, ठीक है। सचिन तेंदुलकर दिन में 8-8, 9-9 घंटे ट्रेनिंग करते थे, ठीक है, धूप में हो, बरसात में हो, ठीक है, ट्रेन करते थे अपने आप को, प्रैक्टिस करते रहते थे फील्ड में जाके, ठीक है, तब जाके आज वो तेंदुलकर बने हैं। और वो भी सालों किया उन्होंने, सालों, 20-20, 25-25 साल बिना किसी गैप के, बर्थडे हो, होली हो, दिवाली हो, कोई फेस्टिवल हो, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को नहीं छोड़ा, तब जाके आज वो उस मुकाम पे है जिस मुकाम पे आप उनको देख रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं बच्चों, ठीक। तो ये हो गया आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पूरा जो इसका जो पोर्शन है। और देखिए अब इंपॉर्टेंस और नीड ऑफ ट्रेनिंग, भैया कोई नीड है, कोई इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बेनिफिशियल है, क्योंकि भैया मोस्ट इकोनॉमिकल एंड द बेस्ट यूज ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन में आपने मटेरियल और इक्विपमेंट तो खरीद के रख दिए, यूज करना भी तो सिखाओ, उसको काम, उसको चालू करना भी तो सिखाओ। तो जब सिखाएंगे तो उसका मोस्ट इकोनॉमिकल यूज हो पाएगा, किसका, मशीन वगैरह का। इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, आपका जो आउटपुट होगा वो क्वालिटी भी इंप्रूव करेगा और क्वांटिटी भी इंप्रूव करेगा, ठीक है ना। उसकी क्वालिटी दिन प्रतिदिन इंप्रूव होती रहेगी। आपने कई बार कंपनी के एडवर्टीजमेंट में सुना होगा, जैसे टूथपेस्ट का एडवर्टीजमेंट आता है, अब और भी ज्यादा, ठीक है, आपके दांतों की वाइटनिंग होगी और भी ज्यादा, समझ रहे हो। तो आपकी क्वालिटी और इंप्रूव हो गई, ठीक है। नमक आ रहा है, अब चारकोल भी आने लगा, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि टूथपेस्ट में भी फ्लेवर आने लगेंगे। अभी तो नमक था, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, चारकोल भी आ गया, मिंट भी आ गया, ठीक है, कि भैया ठंडा गर्म अगर आपको ना लगे, सेंसोडाइन, सेंसिटिविटी, दुनिया भर की चीजें। एक दिन ऐसा आएगा कि एक फ्लेवर भी आने लगेगा कि ठीक है, टूथपेस्ट में भी समोसा और रसगुल्ले का फ्लेवर आएगा, आप देख लीजिएगा, दिन आएगा, पक्का मैं बता रहा हूं, और लोग खरीदेंगे उसको, ठीक है, कि भैया समोसे फ्लेवर का टूथपेस्ट, कि जैसे ही टूथपेस्ट करना शुरू किया, जैसे ही हमने ब्रश करना शुरू किया, हमको समोसे का फ्लेवर आ रहा है, ठीक है, एक दिन आएगा और कुछ पागल लोग उसको खरीदेंगे, समझ रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं। ट्रेंड है, ट्रेंड के ऊपर क्या वायरल हो जाए, क्या ट्रेंड हो जाए, उस ट्रेंड को लोग फॉलो करने लगते हैं। आगे देखिए, लेस रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरविजन, ठीक है, लेस रिक्रूटमेंट ऑफ सुपरविजन, ठीक है भैया, सुपरविजन की जरूरत कम पड़ेगी, क्योंकि लोग अपने आप को ट्रेन कर चुके होंगे, लोग ट्रेनिंग पा चुके होंगे, तो कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, रिड्यूस्ड लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म, जब लोगों को ट्रेनिंग मिल चुकी होगी, जब लोगों को अपने काम को करने में मजा आने लगेगी, तो जिस काम में मजा आने लगती है उसमें एब्सेंटिज्म नहीं होती है। देखो आपने भी हो सकता है कभी, ठीक है, वैसे तो ये अच्छी बात नहीं है, हो अगर आपने किया है तो गलत किया, कि भाई स्कूल बहुत सारे बच्चे बंक करते हैं। बंक वो बच्चे करते हैं जिनको स्कूल में मन ना लग रहा हो, ठीक है ना। बंक वो बच्चे करते हैं जिनका स्कूल में मन ना लग रहा हो। जिन बच्चों का मन लगता है, वो तबीयत थोड़ी बहुत खराब भी होती है तो भी वो स्कूल जाते हैं, सोचते हैं यार घर बैठ के क्या करूंगा, स्कूल जाऊंगा तो अपने दोस्तों से मिलूंगा, अपने टीचर से मिलूंगा, 8-9 घंटे पढ़ाई करके ही वापस आऊंगा। पॉइंट समझ रहे हैं। तो जिस काम में आपका मन लग जाए, अब मूवी देखने के लिए कोई कुछ बोलता नहीं है, अपने आप ही मन लग जाता है, 3 घंटे बैठ के फोन पकड़ के मूवी देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि मन लग रहा है, ठीक है। खेलने में क्यों खेल रहे हैं? क्योंकि मन लग रहा है। तो जिस काम में मन लग गया वहां पे एब्सेंटिज्म थोड़ी कम हो जाती है। सेम गोज विद ट्रेनिंग। फिर आता है बच्चों इंप्रूवमेंट इन अडेप्टेबिलिटी। भैया नई नई चीजों को अडेप्ट करने की क्या हो जाएगी, आपकी हैबिट हो जाएगी। कल को कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए आप फटाक से पकड़ लोगे, ठीक है। अब आपने कई बार देखा होगा कि आपके पेरेंट्स को ये जो आजकल नए टेक्नोलॉजी के फोन आ रहे हैं चलाने में थोड़ी दिक्कत होती होगी, थोड़ी दिक्कत। ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय से वही कीपैड वाले फोन चलाए, और कीपैड वाले फोन के पहले उन्होंने लैंडलाइन वाला फोन चलाया है जिसमें वो घुमाते थे ना नंबर वाला, और लैंडलाइन के पहले उन्होंने कोई फोन नहीं चलाया है। तो क्योंकि फोन से उनका थोड़ा लंबा दूरी रही है। अच्छा, आप लोगों के साथ क्या हुआ कि जैसे ही चलाया तो टच फोन चलाया तो आता है, बस यही डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि वो चला नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो अब आजकल की गाड़ियां ड्राइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आजकल ज्यादा फीचर्स की गाड़ियां आ गई हैं। अब जो बंदा पहले ऑल्टो वगैरह चला के आया है, जिसने सिर्फ ऑल्टो चलाई है, उसको पावर स्टीयरिंग के बारे में नहीं पता, रिमोट कंट्रोल के बारे में नहीं पता, उसको नई गाड़ी चलाने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही है। तो अगर आप ट्रेनिंग करते रहेंगे तो लेकिन गाड़ी चलाना तो सीख सकते हैं ना।
तो बस यही ट्रेनिंग है। फोन चलाना सीख सकते हैं ना, बस यही ट्रेनिंग है। तो आपको अडॉप्टेबिलिटी आ जाएगी जब आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ये तो है ऑर्गेनाइजेशन के सारे बेनिफिट, आप देख सकते हैं लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं बच्चों आपके बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉइज, कि भैया एम्प्लॉइज पे क्या बेनिफिट हो रहे हैं। देखो, इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, आपकी कैपेसिटी भी बढ़ रही है, ठीक है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ रही है, आप कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो, आप कम समय में ज्यादा काम दे पा रहे हो, ठीक है। और अब भाई कैपेसिटी समझ रहे हैं कि भाई आपकी क्षमता इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आगे देखिए मार्केट वैल्यू, ठीक है भाई, आप क्योंकि ट्रेन हो गए, आपके पास 2-4 सर्टिफिकेट भी हो गए भाई, ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट वगैरह भी तो मिलते हैं, तो आपकी मार्केट वैल्यू भी थोड़ी बहुत बढ़ रही है। अच्छा, एक्सीडेंट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। अब देखो, गाड़ी चलाना सीख लोगे तो एक्सीडेंट थोड़े कम होंगे। अब बिल्कुल नौसिखिया हो, बिल्कुल कभी बाइक भी नहीं चलाई और सीधे कार पकड़ के बैठ गए, तो हो सकता है एक्सीडेंट होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा कभी हो, लेकिन एक्सीडेंट अगर आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो आप उससे बच सकते हो। और बच्चों फिर आता है लास्ट में जॉब सेटिस्फैक्शन, आप अपनी जॉब से कितना ज्यादा सेटिस्फाई हो रहे हो, वो ट्रेनिंग से ही कहीं ना कहीं निकल के आता है। अगर आपको कोई मशीन चलानी नहीं आएगी तो आप अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। चलो ये जरा जल्दी से देख लेते हैं कि भाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक प्रॉपर हमारे पास एक चार्ट है, बहुत सुंदर सा और अच्छा सा चार्ट है। जरा चार्ट को एक बार पढ़ने का प्रयास करते हैं कि भाई चार्ट में क्या लिखा हुआ है। ग्रीन पेन का यूज करके थोड़ा बहुत प्रिंसिपल वाली फील भी आती है। देखो, रेड यूज करते थे हमारे स्कूल में टीचर और प्रिंसिपल यूज करते थे ग्रीन, हम लोग या तो ब्लू या तो ब्लैक, ठीक है। तो ग्रीन पेन का यूज करके देख लेते हैं भैया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कुछ अलग नजर आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो डिफरेंस है थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। द ट्रेनिंग इज इंटेंडेड फॉर एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग होती है एम्प्लॉयज के लिए, जबकि डेवलपमेंट होता है मैनेजर्स के लिए। यह भी कहीं ना कहीं एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। एम्प्लॉयज को कितना ज्यादा डेवलप करोगे, एक सीमा आ जाएगी जहां पे आप एम्प्लॉयज को डेवलप करना छोड़ दोगे। इट्स अ रिएक्टिव प्रोसेस, इट्स अ प्रोएक्टिव। रिएक्टिव मतलब टेक्नोलॉजी चेंज हुई उसके बाद, है ना, चेंज इन टेक्नोलॉजी, हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हुई उसके बाद हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। जबकि ये क्या होता है ना, ये पहले से ही हो जाता है। हम पहले डेवलप करेंगे ताकि वो अनसर्टेन इवेंट्स के लिए तैयार हो जाए। हम पहले डेवलपमेंट कर रहे हैं ताकि वो हमारे जो मैनेजर्स हैं वो अनसर्टेन इवेंट्स के लिए भैया प्रिपेयर हो जाए, तैयार हो जाए, समझ रहे हो। तो पहले यहां पे टेक्नोलॉजी चेंज हुई तब हमने ट्रेनिंग दी, जबकि यहां पे पहले डेवलप करेंगे, फिर क्यों डेवलप करेंगे, ताकि अनसर्टेन इवेंट से डील करना आ जाए। ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपिंग एडिशनल स्किल। यहां पे ऑब्जेक्टिव है स्किल को डेवलप करना, यहां पे ऑब्जेक्टिव है पर्सनैलिटी को जो है इंप्रूव करना। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म है, थोड़े समय के लिए चलता है। और डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वैसे तो बच्चों ट्रेनिंग भी कंटिन्यूअस है, लेकिन पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंटिन्यूअस है। एक एम्प्लॉय के लिए वो शॉर्ट टर्म है, मुझे कितनी ट्रेनिंग वो दे सकता है, 1-2 महीने दे दी, 3 महीने दे दी, मुझे काम आ गया, अब मैं अपना काम कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट हमेशा चलते रहने वाला प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव टू मीट द करंट नीड ऑफ स्टाफ, स्टाफ की करंट नीड क्या है कि वो इस मशीन को चलाना जान जाए, आ गया, बात खत्म, ठीक है। डेवलपमेंट टू मीट द फ्यूचर नीड, ठीक है भैया, आगे आने वाले समय पे कोई ऐसी बात हो गई, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई या कोई ऐसी सिचुएशन, कोई स्थिति परिस्थिति बदल गई, ठीक है, जहां पे आपको डेवलपमेंट की जरूरत पड़ गई, तो भैया ये हो गया। द इनिशिएटिव इज टेकन बाय द मैनेजमेंट, यहां पे ट्रेनिंग का इनिशिएटिव कौन लेता है, मैनेजमेंट लेता है। मैनेजमेंट ये सोचता है कि हाँ यार मेरे बेचारे वर्कर्स, उनको इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लाओ चलो इनको ट्रेनिंग दे दी जाए, ठीक है। जबकि यहां पे द इनिशिएटिव इज टेकन बाय इंडिविजुअल, एम्प्लॉय को खुद आगे आना पड़ेगा कि हाँ सर मुझे थोड़ी डेवलपमेंट की जरूरत है, मुझे थोड़ी एजुकेशन की जरूरत भी है। तो भाई ये आपका चार्ट, ये आपका पूरा स्टाफिंग का प्रोसीजर, ठीक है। स्टाफिंग के स्टेप पढ़े हमने, लिमिटेशन पढ़ी, इंपॉर्टेंस पढ़ा, प्रोसीजर पढ़ा। रिक्रूटमेंट में हमने एक्सटर्नल इंटरनल रिक्रूटमेंट पढ़ा, दोनों के एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पढ़े हमने। स्टाफिंग में फिर हमने सिलेक्शन पढ़ा, सिलेक्शन में सारा सिलेक्शन का जो भी प्रोसीजर है वो पढ़ा, ठीक है। ट्रेनिंग के बारे में जानकारी ली और ट्रेनिंग किस तरीके से बेनिफिशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉय के लिए, ये जानने की कोशिश की। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के जो हमारे डिफरेंस है वो हमने पढ़ा। तो ये हमारा पूरा स्टाफिंग का एक जो मेरी तरफ से कोशिश रही कि मैं आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा स्टाफिंग के बारे में बता पाऊं, ठीक है। आपके दिमाग में भी एक स्टाफिंग
थोड़ा इस क्लास को लेने के बाद, सेशन को लेने के बाद स्टाफिंग पे थोड़ी और क्लैरिटी आई होगी, तो भाई आगे भी हम ऐसी कोशिश करते रहेंगे कि आपके लिए ऐसी वीडियोस वन शॉट रिवीजन में आती रहे, जहां पे आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की पूरी कोशिश मेरी ओर से रहेगी, ताकि आपका सीयूईटी में बीएसटी जो है वो बिल्कुल लोहा हो जाए। ठीक है, सीयूईटी में बीएसटी करेगा, बिल्कुल आपको ये जो सेशन है रिवीजन के, बिल्कुल आपका बीएसटी एकदम लोहा कर देगा, मजबूत कर देगा, बिल्कुल भी गलती के चांसेस आपके मिनिमाइज हो जाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग सेशन इसमें लाते रहेंगे, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। ठीक है, आई होप कि आपको आज की क्लास थोड़ी बेनिफिशियल लगी होगी, फ्रूटफुल लगी होगी, लगा होगा कि आपने जो भी यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट किया वो आपको अच्छा लगा होगा। तो भाई इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, मेरे से जुड़े रहें, ठीक है, अपने सब्जेक्ट से जुड़े रहें, सीयूईटी की प्रिपरेशन करते रहें। तो बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, तो टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।